स्टार्ट। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना की ओर से पेश किए गए न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। सर्वप्रथम परिवादिया द्वारा बताए गए धारा 452 की विधिक शब्दावली का अवलोकन करें तो उसमें यह वर्णित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा तो इस धारा में वर्णित सजा के लिए दायी होगा। इस धारा में गृह अतिचार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब गृह अतिचार शब्द की परिभाषा में कौन से स्थानों को सम्मिलित किया गया है, इसके लिए धारा 442 भारतीय दंड संहिता में गृह अतिचार की परिभाषा का अवलोकन करें तो जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थल के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है। यह कहा जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका का अवलोकन करें तो मार्क एक्स स्थान जहां दर्शित किया गया है वहां पर खाली स्थान पर लड़ाई झगड़ा होना बताया गया है। मार्क 1 नंबर से दर्शित स्थान को रेखाराम का मकान बताया गया है और मार्क 2 नंबर से दर्शित स्थान को अभियुक्त पक्ष का मकान बताया गया है। नक्शा मौका में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि मार्क एक्स स्थान परिवादिया की ओर से मानव निवास के रूप में उपयोग में आता हो या ऐसा स्थान उपासना स्थल के रूप में प्रयोग में आता हो या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो। इन तीनों ही तत्वों की पूर्ति नक्शा मौका में वर्णित मार्क एक्स स्थान के संबंध में नहीं होती है। इसलिए परिवादी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र में बताए गए वर्णित सभी तथ्य उपरोक्त परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। जब गृह अतिचार की परिभाषा में ही वर्णित स्थल नहीं आता है तो धारा 452 भारतीय दंड संहिता जो कि लागू होने के लिए गृह अतिचार होना सर्वप्रथम जरूरी है, वह तथ्य ही पूरा नहीं हो रहा तो धारा 452 भारतीय दंड संहिता में वर्णित अन्य तथ्य भी किसी प्रकार से लागू नहीं किए जा सकते। प्रार्थना द्वारा पेश किया गया न्यायिक दृष्टांत
के तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। इसलिए उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को प्रकरण के इस स्तर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।